ओके स्टूडेंट, आज केमिस्ट्री का 1 मई 2020 का जो लेक्चर है उसमें हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 14 जिसका नेम है द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस चैप्टर में हमने एटमॉस्फेयर से रेलिवेंट सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक है, और देखना है एटमॉस्फेयर कैसे हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है और हम कैसे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहे हैं या क्या उसमें चेंजिंग डे बाय डे आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में इसमें पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में इसने कहा कि हमारी जो अर्थ है, ज़मीन जो है हमारी, उसमें हमारे पास 4 नेचुरल सिस्टम पाए जाते हैं। 4 नेचुरल सिस्टम इसके जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर हमारी ज़मीन का जितना भी ड्राई एरिया है, खुश्की का जितना भी इलाका है, उसे हम कौन से सिस्टम में डिस्कस करेंगे? लिथोस्फेयर में। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन है हमारा सिस्टम हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो मीन वाटर, और इसमें हम ज़मीन में जितना भी पानी वाला एरिया है उसको हम किस टॉपिक में डिस्कस करेंगे? हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, थर्ड वन जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर। इसका जो नेचुरल सिस्टम है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन में जितनी भी गैसेस हैं जो कि हम हवा की सूरत में देखते हैं, वो तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे किसमें? एटमॉस्फेयर में। लास्ट वन जो हमारा नेचुरल सिस्टम है वो है बायोस्फेयर, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। लिविंग एरिया ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाता है? बायोस्फेयर। यानी बायो मीन लाइफ, स्फेयर मीन ये उसका एरिया है, नेचुरल सिस्टम है बायोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इस चैप्टर का हमारा टॉपिक जो है वो मेन जो है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। तो हम इस चैप्टर में किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? एटमॉस्फेयर को। इसको डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर को। इसमें हम इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, मीन्स वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ों की कितनी मिकदार पाई जाती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इनमें जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो गैसेस पाई जाती हैं, उनकी हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, हम उनको किस तरीके से, हमारे लिए वो अहम है, हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमने फिर देखना है इसमें कि ये जो गैसेस हैं इनकी क्वांटिटी को किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो डिस्टर्ब कर रही हैं। डे बाय डे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और उन चेंजेस की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर किस तरीके से पोल्यूट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिससे हमारी लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के मेनली 4 रीजन होते हैं। एटमॉस्फेयर जो है उसके 4 रीजन होते हैं और वो तमाम रीजन जो हैं वो किस लिहाज से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कौन सी चीज़ है जिसको बेस बना के उनको डिवाइड किया गया है। तो वो तमाम रीजन जो है वो टेम्परेचर को बेस बना के इन 4 रीजन्स को, एटमॉस्फेयर को इन 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन या एटमॉस्फेयर कहते हैं किसको है। हमारा जो नेक्स्ट वन टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, उसमें हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। एटमॉस्फेयर कहते हैं किसको? वो कहते हैं हमारा जो लिविंग एरिया है, यानी ये जो हमारी ज़मीन है, इसके ऊपर जो गैसेस का एक गिलाफ सा बना हुआ है, एक एनवेलप सा बना हुआ है, वो इस सारा एनवेलप गैसेस का, इसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। एनवेलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, ज़मीन के लिए जो गैसेस का गुलाफ है उस गुलाफ को हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं, लाइक ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसके अलावा नाइट्रोजन हो गई, हीलियम हो गई और वाटर वेपर्स वगैरह एट्सेट्रा। ठीक है, अब कहते हैं ये जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, इनका 99% जो मैस है वो लोएस्ट 30 किलोमीटर में पाया जाता है। मींस अगर ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर ये ग्लाफ है गैसेस का, एनवेलप है गैसेस का, तो 99% मैक्सिमम मैस ऑफ गैस जो है वो यहाँ से लेके 30 किलोमीटर तक 99% जो है ना वो गैसेस की कंसंट्रेशन मिकदार पाई जाती है। उसमें भी वो कहते हैं कि जो इस 99 में से भी
75% जो गैसेस का मिकदार है वो नीचे वाले 11 किलोमीटर में पाई जाती है। यानी आप ज़मीन से शुरू होंगे तो ज़मीन से शुरू होकर 11 किलोमीटर तक आपकी पूरी एटमॉस्फेयर की जितनी कंसंट्रेशन है वो लोएस्ट 11 किलोमीटर में पाई जाती है, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन 99% कंसंट्रेशन जो गैसेस की वो 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो एनवलप है गैसेस का वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार जो है वो 30 किलोमीटर तक पाई जाती है 99%, जबकि 11 किलोमीटर तक पाई जाती है 75% मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि 11 किलोमीटर तक 75% और उससे ऊपर जितनी बची है 75 में से 99 में से 75 माइनस करें तो जितनी बच जाती है वो 11 से लेके 30 के दरमियान पाई जाती है। ठीक है, 30 से ऊपर इतनी ज़्यादा गैसेस की मिकदार नहीं पाई जाती, ओनली 1% जो है वो पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे सूरज से जो एनर्जी आती है वो हम कैसे हमारे सिस्टम में आती है और कैसे वापस जाती है। कहते हैं सनलाइट जब आके ज़मीन से टकराती है, ठीक है, जब वो आती है उस वक्त वो सोलर एनर्जी होती है। जब वो ज़मीन से टकराती है तो वो किस में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सनलाइट जब आके ज़मीन से टकराती है उस वक्त उसकी वेवलेंथ किसे कहते हैं, ये एक क्रस्ट के से दूसरे क्रस्ट तक के फासले को क्या कहते हैं, वेवलेंथ, जो इसका अपर एरिया या लोअर एरिया ट्रफ से ट्रफ तक के फासले को। ठीक है, तो ये जो सोलर एनर्जी आके ज़मीन से टकराती है इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, जब ये ज़मीन से टकराती है तो ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्गर हो जाती है। ठीक है, अब वो कहते हैं ये जो वेवलेंथ लॉन्गर हो जाती है उससे टकराने के बाद इसके बाद इसमें एनर्जी में चेंजेस आते हैं कि सोलर एनर्जी जो आकर ज़मीन से टकरा रही है ये कितने % वापस जाती है, कितने % जो है यहाँ पे रह जाती है। अब हमारे पास लेट्स सपोज कि 100% सोलर एनर्जी आ रही है। ठीक है, इसमें से 32% टकरा के वापस चली जाती है और 68% जो सोलर एनर्जी है वो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे जो सिस्टम है अर्थ में, इसमें एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ये जो 32% रिफ्लेक्ट हुई है इसमें से फर्दर जो 6% है वो ज़मीन से टकरा के वापस जाती है, जबकि 26% ऊपर क्लाउड बादलों से, गैसेस से और जो डस्ट पार्टिकल है वहीं से टकरा के वापस चली जाती है। तो ये 26 और 6 टोटल हो गया 32% जो कि रिफ्लेक्ट होती है। 68% हमने बताया कि एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, इसमें से भी 18% जो है वो ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हमारे पास पाई जाती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जबकि 50% जो है वो हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। मैंने सोलर एनर्जी का बताया, सोलर एनर्जी ज़मीन से टकरा के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ की होती है जो ज़मीन से टकराने के बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लॉन्गर वेवलेंथ की होती है जो सूरज से रोशनी आती है वो 32% वापस चली जाती है, जबकि 68% जज़ब हो जाती है। 32% में से 6% जो है वो अर्थ सरफेस से टकरा के वापस जाती है, जबकि 26 क्लाउड, डस्ट पार्टिकल या गैसेस से टकरा के वापस चली जाती है, और 68 में से 18% एटमॉस्फेरिक गैसेस से टकरा के फिर से चली जाती है, जबकि 50% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। 50% जो है वो अर्थ पार्टिकल जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में मैंने कहा जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको हमें डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। एक तो ये कि हम इसकी कंपोजिशन इजीली स्टडी कर लेंगे। सेकंड इसकी बेस थी कि इसको टेम्परेचर वेरिएशन पे बेस करके इस एटमॉस्फेयर को 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, 4 रीजन जो इसको डिवाइड किया गया उसको हम स्टडी करेंगे ज़मीन से ऊपर की तरफ। ठीक है, ज़मीन लेस और जहाँ पे हम खड़े हैं ये 0 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से हमने ऊपर की तरफ इसको स्टडी करना है। जो सबसे पहला रीजन होता है उसका वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर।
सबसे पहला रीजन जो है ज़मीन से ऊपर की तरफ, जो कि 12 किलोमीटर तक, 0 से लेके 12 किलोमीटर तक अगर ज़मीन से लेके हम अपवर्ड की तरफ मैयर करें, ऊपर आसमान की तरफ, तो 12 किलोमीटर तक का जो रीजन है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फेयर। इस रीजन में टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस से -58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मीन्स के इस टेम्परेचर में टेम्परेचर है डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इस रीजन में टेम्परेचर क्यों डिक्रीज होता है, ये फर्दर हम नेक्स्ट जो है हमारे आर्टिकल्स उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 12 किलोमीटर से आगे 50 किलोमीटर तक जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर बनती है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। इस रीजन में हमारा जो टेम्परेचर है वो -58 से अगेन 2 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। इट्स मीन कि इसमें जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 50 किलोमीटर से ऊपर की जो लेयर शुरू होती है, जो 85 किलोमीटर तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में अगेन टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से -93 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। इट्स मीन के टेम्परेचर है फिर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो आगे 120 किलोमीटर तक की जो लेयर है उसे हम कहते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर जो है -93 से अगेन ग्रेटर होना शुरू हो जाता है। इट्स मीन टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये टेम्परेचर वेरिएशंस थी जिनकी वजह से हमने इन एटमॉस्फेयर को 4 लेयर में डिवाइड किया था। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने ये चैप्टर पढ़ा, यहाँ से लेके इसमें आपको 4 नेचुरल सिस्टम के नेम आने चाहिए। ठीक है, एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन, एंड उसके बाद ये कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, यानी हवा में खुश्क हवा जब हम लेते हैं तो उसमें कौन कौन सी गैस कितनी % पाई जाती है। नाइट्रोजन 78.09, ऑक्सीजन 20.94, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्ड शॉर्ट है ये आपका। ठीक है, उसके बाद आपको लेयर्स के नेम आने चाहिए। ये देखें, इसमें उन्होंने बताया हुआ है जो टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर है उसकी लेयर कितनी है, कितने तक जा रही है, स्ट्रेटोस्फेयर की कहाँ तक जा रही है रेंज, मीजोस्फेयर की कहाँ तक बाउंड्री है, थर्मोस्फेयर की कहाँ तक बाउंड्री है। इन तमाम जो टेम्परेचर लेयर्स हैं इनमें टेम्परेचर तो है वेरिएट करता है, लेकिन हवा जो प्रेशर है उसका नीचे वाले एरिया में चूँकि सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन पाई जाती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा 75% जो है वो लोएस्ट 11 किलोमीटर में पाई जाती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हवा का प्रेशर है वो होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं हवा का प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ गैसेज कम होती जाती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती हैं। जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएंगे हमारे लोअर एरिया में सबसे ज़्यादा इसकी होती है, दबाव जो है ना हवा का ज़्यादा होता है। उसके बाद ये टेबल आपने लर्न करना है, ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्री कहाँ तक है, उसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर का। ठीक है, इसमें आप लोगों ने बोर्ड चार्ट ये अहम याद करना है। ठीक है, उसके अलावा लेयर्स के नेम याद करना है। थैंक यू।